सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड 10 क्वेश्चन पर डे सीरीज़ का आज आखिरी पार्ट जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। 4 ही दिन बच रहे हैं आपके, उसमें से भी आपको 1-2 दिन जो है अपने स्टेशन पर पहुंचने को लग जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता इसके आगे जो है इस सीरीज़ को हमें कंटिन्यू करना चाहिए। रीज़न की वजह से, किसी रीज़न की वजह से डिले हो जाएगा तो फिर हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि किसी वजह से डिले होगा। बाकी जो हैं इससे पहले जो है 12 वीडियोस जो हैं इस सीरीज़ की वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, जाकर जो है आप देख सकते हैं रिवाइज अगर आपको ज़्यादा करना है। ठीक है, तो बाकी आज की वीडियो है वो आखिरी ही वीडियो रहेगी इस सीरीज़ की। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, 10 क्वेश्चन इसमें स्टैटिक के रहते हैं, 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिलते हैं। टोटल यहाँ पर 15 क्वेश्चन इस सीरीज़ में आपको मिलते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्टेटमेंट बेस्ड जो है हम कंटिन्यूअस जो करंट पैटर्न चल रहा है पीएससी का, उसके बेसिस पर जो है करंट क्वेश्चन जो है उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। आई होप जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं उनको ज़रूर जो है इस सीरीज़ में मज़ा आता होगा और कुछ ना कुछ सीखने को उनको ज़रूर मिलता होगा। जो भी नए नए बच्चे हैं तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको दूसरे लिंक्स भी जो वीडियो के वो मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका कावेरी रिवर के ऊपर है। ठीक है, कावेरी रिवर जो है उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कावेरी रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। ठीक है, कावेरी जो है वो कर्नाटका से ज़रूर फ्लो करती है और तमिलनाडु से भी फ्लो करती है। तेलंगाना में जो है वो कावेरी का बेसिन नहीं आता, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत रहता है। ठीक है, दूसरा है इट राइजेज इन ताला कावेरी इन ब्रह्मगिरी रेंज इन वेस्टर्न घाट एंड रीचेज द बे ऑफ द बंगाल सी इन पोम्फुर इन मयिलाडुथुरैया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो बिल्कुल ब्रह्मगिरी रेंज से जो है वो वेस्टर्न घाट की ब्रह्मगिरी रेंज से इसका ओरिजिन होता है और बे ऑफ बंगाल में जो है जाकर आखिरकार ये नदी फॉल करती है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन साउदर्न इंडिया एंड लार्जेस्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। ऑल तमिलनाडु का जो है ये लार्जेस्ट रिवर ज़रूर है, लेकिन ये साउथ इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट नहीं बल्कि थर्ड लार्जेस्ट जो है। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट जो है ये आपका गोदावरी आता है, सेकंड लार्जेस्ट जो है वो आपका कृष्णा आता है एंड थर्ड लार्जेस्ट जो है वो आपका कावेरी आता है। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद द माइक्रोसॉफ्ट इंडिया हैज़ लॉन्च द डिजी सक्षम अ डिजिटल स्किल प्रोग्राम टू एनहांस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ बाय इम्पार्टिंग द डिजिटल स्किल्स। ठीक है, तो डिजी सक्षम नाम से जो है एक पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसमें डिजिटल स्किल्स जो है उसकी ट्रेनिंग जो है वो करवाई जाती है। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है डिजी सक्षम नाम का पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ मिलकर? तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा, ये उनका नहीं है। डिजी सक्षम ऐप जो है याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है। ठीक है, तो ये एक ट्विस्ट ज़रूर है इस क्वेश्चन में, इसीलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिशन ऑब्जेक्टिव ऑफ आदित्य L1 एंड अपकमिंग मिशन ऑफ इसरो। ठीक है, तो इसरो का एक मिशन है आदित्य L1, तो इस मिशन की क्या खासियत है, क्या पर्पस है हम कह सकते हैं? तो याद रहना चाहिए आपको, आदित्य L1 मिशन इसरो का मिशन है, सबसे पहला नासा का मिशन नहीं है और ये सूरज के लिए है, सन के लिए है। सन के कोरोना जो है, सन की कोरोना लेयर उसको जो है स्टडी करने के लिए जो है ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इट विल बी द फर्स्ट इंडियन सोलर कोरोनोग्राफ स्पेसक्राफ्ट मिशन टू स्टडी द सोलर कोरोना इन विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड बैंड्स। ठीक है, तो सन के लिए है कोरोना लेयर को स्टडी करने के लिए। ठीक है, और इंडिया का है इसरो का। उसके बाद आपके पास इंडियन राइनोसीरस जो हैं उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है इट इज़ अ राइनोसीरस स्पीशीज़ नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कि सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है, इंडिया की ही नेटिव है, यहीं पर ही पैदा हुई है, मतलब यहीं पर ही ये मिलती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इंडिया की ही नेटिव है। दूसरा है इट इज़ लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट। की IUCN की जो रेड लिस्ट है, क्या उसमें ये क्रिटिकली इंडेंजर के तौर पर जो है इसको लिस्ट किया गया है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो इंडियन राइनोसीरस हैं ये वल्नरेबल कैटेगरी का है। ठीक है, इंडियन राइनोसीरस की बात हो रही है, राइनोसीरस की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, इंडियन राइनोसीरस की बात हो रही है। एंड आखिरी स्टेटमेंट है
पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आसाम में हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ इंडियन राइनोसिरस इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आसाम में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आसाम की है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और सबसे ज़्यादा इंडियन राइनोसिरस की जो डेंसिटी है वो इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलती है। तो सही स्टेटमेंट है पहला और तीसरा जो है वो सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है जिसमें टारगेट 8.7 जो कि चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए है, तो उसमें जो कसम खाई गई है चाइल्ड लेबर को पूरी फॉर्म्स में ख़त्म करने की, वो कब तक कसम खाई गई है कि कब तक हमें चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट का जो 8वां गोल है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना है इसमें, इसके तहत 2025 तक। ओके, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मीथेन के ऊपर है, मीथेन गैस के ऊपर है। पहला स्टेटमेंट है, बताना आपको सही कौन सा है। ओके, मीथेन जो है एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि 80 टाइम मोर पोटेंट है, मोर ज़्यादा खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कैपेसिटी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कंसेंट बहुत ज़्यादा पोटेंट है, बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक रहती है, ठीक है। लेकिन इसकी तादाद क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले कम है तो इसलिए ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता, ज़्यादा इफेक्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ही रहता है, ठीक है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा है अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ मीथेन इमिटेड इज़ फ्रॉम नेचुरल सोर्स एंड 60% कम फ्रॉम ह्यूमन इन्फ्लुएंस सोर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग लाइफ स्टॉक फार्मिंग, राइस एग्रीकल्चर, बायोमास बर्निंग एंड सो ऑन, ठीक है। तो जितनी भी एटमॉस्फेयर में मीथेन की कंसंट्रेशन है उससे 40% जो है वो कुदरती सोर्सेज से आती है, जैसे वॉल्केनिक eruption हो गए, दूसरे सोर्सेज जो हो गए नेचुरल सोर्सेज, और जो आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं वो 60% मीथेन को कंट्रीब्यूट करते हैं। उसमें आपके चाहे लाइफ स्टॉक फार्मिंग में से आए या राइस की कल्टीवेशन से आ रहे हो या बायोमास बर्निंग से आ रहे हो, 60% मैन मेड सोर्स से आते हैं और 40% नेचुरल सोर्स से आते हैं। तो बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है, तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए है। पहला फैक्ट आपके लिए ये है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस यानी CFCs के लिए। तो ये कब जो है 16 सितंबर कौन से साल में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुई थी, तो ये आपकी 1987 की है, 1987 की, और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए थी, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको कोई 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है तीनों स्टेटमेंट कौन सी पर्सनैलिटी के लिए, कौन से इंसान के लिए जो है यूज़ किए गए हैं, ठीक है, कौन सी फेमस पर्सनैलिटी। तो पहला है कि ही वॉज अ चीफ इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा राजा सागर डैम इन मध्य प्रदेश। तो वो एक चीफ इंजीनियर थे जो कि मध्य प्रदेश में जो कृष्णा राजा सागर डैम है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरा स्टेटमेंट है ही सर्व एज दीवान ऑफ मैसूर फ्रॉम 1912 टू 1918। मैसूर के दीवान भी रह चुके हैं 1912 से 1918 के टाइम में, एंड इट वाज ड्यूरिंग हिज पीरियड एज दीवान दैट मैसूर सोप फैक्ट्री जो है, मैसूर की सोप फैक्ट्री जो है वो भी इनके टाइम में ही बनी है। उसके अलावा बेंगलोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी इनके टाइम में बनी है, बैंक जो है मैसूर का वो भी इनके टाइम में बना है, और बेंगलोर की जो प्रेस है वो भी इनके टाइम में बनी है। और तीसरा स्टेटमेंट है ही रिसीव भारत रत्न इन 1955, और 1955 में इनको भारत रत्न भी दिया गया है। तो कौन सी कैटेगरी, कौन सी पर्सनैलिटी के लिए ये वर्ड यूज़ किए गए हैं, तो याद रखिएगा ये है आपका मोक्षगुंडम विश्वेश्वराय, ठीक है, मोक्षगुंडम विश्वेश्वराय जी के लिए जो है ये वर्ड यूज़ किए गए हैं, याद रखिएगा। कृष्णा राजा सागर डैम इन्होंने ही बनवाई थी, दीवान रह चुके हैं मैसूर के, उसके अलावा वहाँ की यूनिवर्सिटी, वहाँ पर बैंक जो बना है, वहाँ की जो प्रेस बनी है वहाँ उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, और इनको भारत रत्न दिया गया है 1955 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच फ्रीडम फाइटर सेट अप द फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन काबुल अफगानिस्तान इन 1915, डेट याद रखिएगा, डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ एज प्रेसिडेंट, ठीक है। तो कौन से फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अफगानिस्तान काबुल में जो फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई थी 1915 के टाइम में, डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ एज प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट खुद को डिक्लेयर कर दिया था, डेट ज़रूर याद रखिएगा 1915 की डेट है। तो ये हैं आपके राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह की खान अब्दुल खान गाफर नहीं है, याद रखिएगा, ये नहीं है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, 1915 की बात हो रही है, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह है। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इन द 75th राउंड द नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया की अभी रिपोर्ट आई है, 75th राउंड उसका आया है। रिपोर्ट आई है हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन इन इंडिया, रिपोर्ट का नाम है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताना है कौन सी स्टेट है जिसकी लोएस्ट लिटरेसी रेट है, ठीक है, सबसे कम लिटरेसी रेट जो है। ये जो 75th राउंड ऑफ नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है, इसमें लोएस्ट लिटरेसी रेट किसका है। याद रखिएगा 2021 का जो सेंसस है उसमें तो आपको बिहार जो है ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो 2021 का सेंसस है, सेंसस अलग है, नेशनल सर्वे अलग से हो रहा है। इसके मुताबिक जो लोएस्ट लिटरेसी जो है वो आंध्र प्रदेश में आई है, और सबसे हाईएस्ट जो है वो आपकी केरला की ही है, जैसे कि सेंसस में 2011 में भी था, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर बिहार से जो है आप धोखा मत खा जाइएगा, वो सर्वे सेंसस में आया है, ये सर्वे है, ठीक है, अलग से सर्वे। तो आंध्र प्रदेश जो है सबसे कम लिटरेसी रेट इसका आया है, ओके, हाल ही में हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की फिलोसफी इनमें से कौन कौन सी है, चीज़ को याद रखना है। पहला है इनफैलिबिलिटी ऑफ वेदास, ठीक है। इनफैलिबिलिटी होती है कि वेदास जो है, मतलब वेदास में जो लिखा है वो बस सुप्रीम है, वो गलत कभी नहीं हो सकता, ये चीज़ मानी जाती है कि वेदास में जो लिखा है वो गलत ही नहीं हो सकता, वो सब कुछ सही है चाहे जो भी लिखा हो, ठीक है। तो बुद्धिज़्म जो है बिलीवर जो थे या बुद्धा जो थे वो इसे नहीं मानते थे, मतलब वो ये कहते थे कि वेदास में जो चीज़ें लिखी हैं वो गलत भी हो सकती हैं, या फिर वो ये भी कहते थे कि वेदास को जो इंटरप्रेट कर रहे हैं जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है या प्रीस्ट की सोसाइटी से, वो जैसे इंटरप्रेट कर रहे थे वेदास को, क्योंकि उनको ही संस्कृत आती थी ज़्यादातर, तो वो चीज़ शायद या तो प्रीस्ट गलत बता रहे हैं या तो वेदास में जो लिखा है वो 100% सही नहीं हो सकता है। तो वो जो इनफैलिबिलिटी थी वेदा को, उसको रिजेक्ट करते थे, उसको नहीं मानते थे। दूसरा है ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल एंड रीबर्थ की, जैसा आज भी हम मानते हैं कि एक इंसान जब मरता है तो उसकी आत्मा जो है वो नहीं मरती, बल्कि आत्मा जो है वो दूसरे शरीर में जाकर दूसरा जन्म ले लेती है। तो क्या बुद्धिज़्म वाले भी ये मानते थे? तो बिल्कुल इसमें जो है वो उनकी बिलीव थी, ठीक है। दूसरा है अष्टनगिरा मार्ग, ठीक है, अष्टनगिका मार्ग। अष्टनगिका मार्ग 8 फोल्ड पाथ के नाम से आपने पढ़ा होगा। हिंदी में थोड़ा ज़्यादा ही टफ हो जाता है, मेरे मुंह से भी कभी कभी वर्ड नहीं निकलते, इतने खतरनाक वर्ड हिंदी के रहते हैं। तो 8 फोल्ड पाथ के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसको अष्टनगिका मार्ग भी कहा जाता है। तो ये इनकी फ़िलॉसफ़ी थी, बिल्कुल इनकी फ़िलॉसफ़ी थी, बुद्धिज़्म की ही फ़िलॉसफ़ी थी। और चौथा है बिलीफ इन गॉड एज अ सुप्रीम बीइंग। तो इसको ये भी चीज़ गलत थी, गॉड के बारे में इनका कुछ इतना ना ही पॉजिटिव कहना था ना ही नेगेटिव कहना था, मतलब ये नहीं मानते थे, या तो ये तो कहते थे गॉड है ही नहीं, है भी तो मतलब इनका कुछ उस मैटर में कुछ बोलना इतना था ही नहीं, ठीक है। तो गॉड सुप्रीम है या नहीं, इस चीज़ के बारे में कभी डिस्कशन हुई ही नहीं, ठीक है। तो आखिर था डिपेंडेंट ओरिजिनेशन और डिपेंडेंट अराइजिंग, तो ये भी इनकी फ़िलॉसफ़ी थी। तो 2, 3 एंड 5 जो है ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट है ईस्ट इकोनॉमिक फोरम। हाल ही में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है ईस्ट इकोनॉमिक फोरम जो है, तो सॉरी हाल ही में नहीं, 2015 में बनाई गई है, हाल ही में बड़ी एक्टिव रही है। इसमें अभी भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी थे, वो भी गए और इन्होंने आई थिंक वहाँ पर 1 बिलियन तक का अमाउंट जो है डेवलपमेंट के लिए दिया है। क्रेडिट ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट जो है 1 बिलियन के लगभग जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए हम कह सकते हैं दिए हैं। तो किसने ईस्ट इकोनॉमिक फोरम जो है कहाँ की है, तो कहाँ बनी है, तो ये है आपकी रशिया की, ठीक है। तो रशिया के फार ईस्ट रीजन को डेवलप करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वानियार आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंसोलिडेटेड बैकवर्ड कम्युनिटी इन द स्टेट ऑफ, ठीक है। तो वानियार एक ट्राइब है, वानियार ट्राइब जो है ये कौन सी स्टेट की लार्जेस्ट और मोस्ट कंसोलिडेटेड बैकवर्ड कम्युनिटी है, तो आपका आंसर तो तमिलनाडु जो है इसका सही आंसर आपका रहेगा, ठीक है। ऑप्शन बी तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं वानियार बैकवर्ड कम्युनिटी, वानियार ट्राइब, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है विच साउथ एशियन कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एमरजेंसी टू कंटेन द सोरिंग इन्फ्लेशन आफ्टर स्टीप फॉल इन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी कॉज बाय स्पाइक इन फूड प्राइसेस, ठीक है। तो हाल ही में इन्फ्लेशन की वजह से जो करेंसी की वैल्यू किसी कंट्री की गिर गई है, हमारी साउथ एशियन कंट्री है, जिसकी वजह से उसको इकोनॉमिक एमरजेंसी तक जो है अपने देश में लगानी पड़ गई थी। तो वो कंट्री कौन सी थी? अभी भी बेचारी जो है वो उसी क्राइसिस से गुजर रही है, अभी भी जो है उसकी रिकवरी नहीं हो पाई है। इवन प्रेसिडेंट वगैरह भी रिज़ाइन कर गए हैं वहाँ पर, नए प्रेसिडेंट नए प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं। आई होप आप लोग पकड़ गए होंगे, हाल ही में न्यूज़ में है श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका में जो है बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, आपको पता ही है।
उसके बाद है वन हेल्थ कंसेप्ट, जो है न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है वन हेल्थ कंसेप्ट। तो क्या चीज़ है वन हेल्थ कंसेप्ट का, क्या मतलब है? ऑप्शन जो है आपके पास अवेलेबल हैं, ज़रूर जो है इसे ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो वन हेल्थ जो है, इसमें मेन कंसेप्ट इसका, या मेन हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि इंसानों की लाइफ हो या जानवरों की लाइफ हो, हमें दोनों की लाइफ जो है उसको इक्वली जो है वेटेज देनी चाहिए। अगर हम इंसानों को इतने केयर से बचा रहे हैं तो हमें जानवरों को भी जो है उतनी ही केयर से उनकी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो इंजर्ड हो रहे हैं कहीं, तो हमें उनको भी जो है प्रॉपर उनकी हॉस्पिटलाइजेशन होनी चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर के पास उनको पहुंचाना चाहिए, ताकि उनकी जान जो है वो भी वक्त पर बच सके। उनकी जान जो है वो भी कीमती है, ठीक है। सो इट इज़ एन अप्रोच दैट सीक टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन ह्यूमन हेल्थ एंड एनिमल है, ठीक है। ह्यूमन और एनिमल हेल्थ जो बराबर में वेट, वन हेल्थ है, दोनों की एक जैसी बराबर जो है वैल्यू है दोनों की लाइफ की, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आप इस सीरीज़ की तो हम ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन जो है अब जैसा कि मैंने सुबह कम्युनिटी टैब में भी आपको बताया था कि हम एक अपना ऐप जो है वो लॉन्च करने वाले हैं, और केएस प्री के बाद अब आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें हम आपको रियल टाइम मॉक टेस्ट जो है उस ऐप के ऊपर अवेलेबल करवाएंगे, जिसमें आप बिल्कुल एक एग्ज़ाम वाला जो है माहौल जो है इन्वायरमेंट जो है वो फील करेंगे। वहाँ पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ उसके अंदर प्रोवाइड करवाई जाएंगी, आपको कंटेंट भी दिए जाएंगे, उसके अलावा जो नोट्स वगैरह हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वो भी वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जल्दी वो ऐप जो है वो डेवलप होकर आपके सामने आएगा। डेवलपर को हमने दे दिया है, डिज़ाइन कर रहे हैं, हमने अपनी डिमांड्स बता दी हैं कैसे कैसे डेवलप करना है। तो जब वो ऐप रेडी हो जाएगा तो ज़रूर उसके थ्रू जो है आपको काफ़ी सारी जो है बेनिफिट्स आने वाले टाइम में अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल जिनका एग्ज़ाम है तो तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट है। और आखिरी दिन में कोशिश करूँगा एक बार जो है आपके साथ एक इंटरेक्शन जो है कर सकूं, और थोड़ा जो है आपके साथ जो है स्ट्रेटजी शेयर कर सकूं एग्ज़ाम वाले दिन आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे, तो मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।